मैं हूं बाबर। मैं जा रहा हूं भारत को अपना गुलाम बनाने। मैं हिंदुस्तान के दोगलों के साथ मिलकर हिंदुस्तान पे ही राज करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें। इतिहास के पन्ने अक्सर शाही स्याही से नहीं बल्कि आम लोगों के खून और राजाओं की लालच से लिखे जाते हैं। भारत के गुलाम बनने की कहानी भी किसी एक दिन की घटना नहीं थी। यह एक ऐसा लंबा ड्रामा था जिसकी पटकथा हमारे अपने ही लोगों के विश्वासघात और विदेशी ताकतों की भूख ने लिखी थी। कहानी शुरू होती है भारत से हजारों किलोमीटर दूर मध्य एशिया की कड़ाके की ठंड में। तारीख थी 14 फरवरी 1483, जब फरगाना आज का उज्बेकिस्तान में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। लेकिन नाम भारी भरकम होने से किस्मत भारी नहीं होती। बाबर की हालत धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का जैसी थी। वह तैमूर लंका वंशज था और चंगेज खान का खून उसकी रगों में था, लेकिन उसके पास रहने को अपना घर तक नहीं था। कभी वह समरकंद जीतता तो फरगाना हाथ से निकल जाता, फरगाना बचाने जाता तो समरकंद छिन जाता। हालात ये थे कि एक वक्त ऐसा आया जब इस राजकुमार के पास न सिर छिपाने को छत थी, न सैनिकों को खिलाने के लिए रोटी। वह काबुल की पहाड़ियों में अपनी किस्मत को कोस रहा था। लेकिन बाबर के पास एक चीज थी जो उसे बाकी लुटेरों से अलग बनाती थी, उसकी तोपें और उसकी डायरी। उसे पता था कि काबुल की सूखी रोटियों से पेट नहीं भरेगा। उसकी नजर दक्षिण की ओर थी, उस जमीन पर जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, हिंदुस्तान। अब जरा कैमरा घुमाते हैं दिल्ली की तरफ। यहाँ लोदी वंश का राज था और सुल्तान की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम एक सनकी और घमंडी शासक था। उसे लगता था कि दिल्ली का तख्त लोहे का बना है जिसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि लोहे को काटने के लिए जंग उसी के घर में लग चुकी है। इतिहास गवाह है, भारत को जब भी लूटा गया दरवाजा अंदर से ही खोला गया। इब्राहिम लोदी से तंग आकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम के अपने चाचा आलम खान ने एक भयानक साजिश रची। उन्हें लगा कि बाबर एक लुटेरा है, वह आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा, दिल्ली को लूटेगा और वापस काबुल भाग जाएगा। फिर दिल्ली की गद्दी इन दोनों की होगी। यही वह टर्निंग पॉइंट था जहां भारत की तकदीर पलट गई। उन्होंने बाबर को खत लिखा, आइए हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। ये खत नहीं बल्कि भारत की गुलामी का इन्विटेशन कार्ड था। बाबर तो बस मौके की तलाश में था। उसे तो अंधा क्या चाहे, दो आंखें वाली स्थिति मिल गई। साल 1526, गर्म हवाओं के थपेड़े और धूल भरी आंधी। पानीपत का मैदान सज चुका था। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल फौज, 1 लाख सैनिक और 1000 से ज्यादा खूंखार हाथी। यह एक चलता फिरता पहाड़ था। दूसरी तरफ बाबर, सिर्फ 12,000 सैनिक। गणित के हिसाब से बाबर की हार तय थी। 1 लाख के सामने 12,000 क्या ही टिकते। लेकिन युद्ध भीड़ से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। बाबर अपने साथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लाया था जिसे हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था, बारूद और तोपखाना। बाबर ने अपनी फौज को तुगलमा नीति से सजाया। उसने अपनी सेना को अर्धचंद्राकार शेप में फैला दिया। बीच में बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक दीवार बना दी ताकि लोदी के हाथी सीधे हमला न कर सकें, और उन बैलगाड़ियों के बीच में छिपा दी अपनी मौत की मशीनें, तोपें। 21 अप्रैल की सुबह जैसे ही लोदी की सेना आगे बढ़ी, उसे लगा कि वह बाबर को कुचल देगी। हाथियों की चिंगाड़ से आसमान गूंज रहा था। लेकिन तभी धड़ाम, बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू किया। भारत के हाथियों ने इससे पहले सिर्फ तलवारों की खनक सुनी थी, बारूद के धमाके नहीं। तोपों की उस भयानक आवाज और आग को देखकर लोदी के हाथी अपनी ही सेना पर पलट गए। वे अपने ही सैनिकों को पैरों तले रौंदने लगे। लोदी की 1 लाख की भीड़ में भगदड़ मच गई। जो हाथी लोदी की ताकत थे वही उसकी कमजोरी बन गए। दोपहर होते होते हिंदुस्तान का सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया। उसकी लाश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाना खोल दिया। उसने अपने हर सैनिक को, यहाँ तक कि काबुल की जनता को भी चांदी के सिक्के बंटवाए। लोगों ने खुश होकर उसे कलंदर की उपाधि दी। दौलत खान लोदी और राणा सांगा, जिन्होंने सोचा था कि बाबर लूटकर चला जाएगा, अब बाबर के जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाबर ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर मुस्कुराते हुए ऐलान कर दिया, अब काबुल की गरीबी और ठंड में वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यह हिंदुस्तान अब मेरा है। यह सुनते ही भारत के राजाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अनजाने में एक ऐसे मेहमान को घर बुला लिया था जिसने अब घर पर ही कब्जा कर लिया था। बाबर ने बड़ी मेहनत से भारत में मुगलों का तंबू गाड़ा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अपना ही बेटा उस तंबू की रस्सियां ढीली कर देगा। साल 1530 में बाबर की मौत हो गई और दिल्ली की गद्दी पर बैठा उसका 23 साल का बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं। नाम का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन इतिहास गवाह है कि मुगल सल्तनत में इससे ज्यादा बदनसीब बादशाह शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। हुमायूं एक अच्छा इंसान था, लेकिन एक बुरा राजा। राजा को शेर जैसा होना चाहिए, लेकिन हुमायूं गाय जैसा था। उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा का पालन करते हुए सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी सल्तनत को अपने
भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में केक की तरह बांट दिया। राजनीति का उसूल है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और यहाँ तो चार चार थीं। भाइयों ने मुश्किल वक्त में साथ देने के बजाय हुमायूं की पीठ में खंजर घोंपना शुरू कर दिया। हुमायूं अफीम के नशे में मस्त रहता था और उधर बिहार के जंगलों में एक शेर जाग रहा था। अब एंट्री होती है भारतीय इतिहास के सबसे चालाक और दमदार किरदार की, फरीद खान, जिसे दुनिया शेर शाह सूरी के नाम से जानती है। ये कोई शाही खानदान का नहीं था, यह एक मामूली अफगान जागीरदार का बेटा था जिसने मुगलों की फौज में एक साधारण सिपाही की तरह नौकरी की थी। उसने मुगलों को बहुत करीब से देखा था। वह अक्सर अपने साथियों से कहता था, ये मुगल अभी नया नया गोश्त खा रहे हैं, इन्हें भारत से खदेड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। हुमायूं अपने ऐशो आराम में डूबा था। उसे लगा कि शेर शाह तो एक छोटा मोटा बागी है, लेकिन यह छोटा बागी अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसने बिहार पर कब्जा किया और फिर बंगाल की तरफ बढ़ा। साल 1539 हुमायूं की नींद टूटी और वह अपनी फौज लेकर शेर शाह को सबक सिखाने चला। दोनों सेनाएं चौसा बिहार के मैदान में आमने सामने थीं, लेकिन शेर शाह सूरी लोमड़ी जैसा चालाक था। उसने हुमायूं पर तुरंत हमला नहीं किया, वह इंतजार करता रहा बारिश का। जैसे ही बरसात शुरू हुई, मुगलों का कैंप, जो निहायत ही बेवकूफी से नदी के किनारे निचले इलाके में लगाया गया था, पानी में डूबने लगा। उनकी तोपें कीचड़ में फंस गईं, बारूद भीग गया। बस फिर क्या था, शेर शाह ने रात के अंधेरे में भूखे भेड़िए की तरह हमला कर दिया। मुगल सेना गाजर मूली की तरह काटी गई। बादशाह सलामत अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूद गए। तैरना आता नहीं था, डूबने ही वाले थे कि एक निजाम नाम के भिश्ती ने उन्हें अपनी मशक हवा भरी हुई चमड़े की थैली के सहारे बचा लिया। सोचिए, जिस मुगल ने भारत को जीतने का दम भरा था, आज उसकी जान एक चमड़े की थैली पर टिकी थी। हुमायूं जान बचाकर आगरा भागा, लेकिन शेर शाह रुकने वाला नहीं था। अगले ही साल 1540 में बिलग्राम कन्नौज में फिर युद्ध हुआ। इस बार हुमायूं के पास न तोपें थीं न हौसला। शेर शाह ने उसे ऐसी पटखनी दी कि हुमायूं को न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। भारत में मुगल साम्राज्य का दी एंड हो चुका था। 15 साल तक भारत पर शेर शाह सूरी और उसके वंशजों का राज रहा। शेर शाह ने इन 5 सालों में वो काम कर दिखाए जो मुगल 50 साल में नहीं कर पाए। उसने जीटी रोड बनवाई, रुपया चलाया और डाक व्यवस्था सुधारी। इधर हुमायूं की हालत भिखारी जैसी हो गई थी। वह सिंध और राजस्थान के रेगिस्तानों में भटक रहा था। अपने भाइयों के पास मदद मांगने गया तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। इसी बदनसीबी और निर्वासन के द्वार में अमरकोट के हिंदू राजा राणा वीरसाल ने मानवता दिखाई और इस मुस्लिम भगोड़े को अपने महल में पनाह दी। यही वह जगह थी जहाँ 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जरा विडंबना देखिए, भविष्य का मुगल ए आजम एक हिंदू राजपूत के घर में पैदा हुआ था, जबकि उसका पिता बेघर था। शायद यही वजह थी कि अकबर की रगों में कट्टरता नहीं बल्कि भारत की मिट्टी की महक थी। कहते हैं वक्त का पहिया घूमता जरूर है। 1545 में कालिंजर के किले को जीतते समय बारूद के फटने से शेर शाह सूरी की मौत हो गई। शेर शाह के मरते ही सूर साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। उसके उत्तराधिकारी कमजोर और निकम्मे निकले। हुमायूं, जो अब तक ईरान के शाह की मदद से अपनी ताकत बटोर रहा था, ने देखा कि लोहा गर्म है। 1555 में यानी 15 साल बाद वह वापस लौटा। उसने सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर सूरी को हराया और दोबारा दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। मुगल वापस आ चुके थे, लेकिन हुमायूं की किस्मत में सुख ज्यादा दिन का नहीं था। जनवरी 1556 की एक शाम वह अपनी लाइब्रेरी दीनपनाह भवन में किताबें पढ़ रहा था। अजान की आवाज सुनकर वह नमाज के लिए तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और तभी पैर फिसला। वह लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरा और सिर में गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने हुमायूं पर क्या गजब का तंज कसा है। हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। हुमायूं के सीढ़ियों से गिरने के बाद मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती थी। गद्दी पर बैठने वाला कोई अनुभवी योद्धा नहीं बल्कि 13 साल का एक बच्चा था, जलालुद्दीन अकबर। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसे इंसानों को पढ़ना बखूबी आता था। उसे समझ आ गया था कि हिंदुस्तान पर राज करना है तो हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाकर नहीं बल्कि उन्हें अपना दोस्त बनाकर ही टिक सकते हो। कहानी फिर उसी पानीपत के मैदान में पहुंचती है जहां बाबर ने किस्मत पलटी थी। साल 1556 अकबर के सामने था हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य, एक हिंदू बनिया जिसने अपनी मेहनत से दिल्ली की गद्दी छीन ली थी। हेमू लगातार 22 लड़ाइयां जीत चुका था। अकबर तो बच्चा था। असली कमान उसके संरक्षक बैराम खान के हाथ में थी। युद्ध में हेमू जीत रहा था। मुगलों के पैर उखड़
लड़ रहे थे, लेकिन तभी किस्मत ने फिर मुगलों का साथ दिया। एक तीर हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे हेमू की आंख में जा लगा। हेमू हाथी से गिरा और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। बैराम खान ने मौके का फायदा उठाया और हेमू का सिर काट दिया। अकबर जीत गया, लेकिन इस जीत ने उसे एक बहुत बड़ी सीख दी। हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। इस देश में टिकना है तो राजपूतों से दोस्ती करनी होगी। अकबर ने देखा कि राजपूत शूरवीर हैं, वे सिर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। उसने सोचा, इनसे लड़ने में क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी, इन्हें अपना रिश्तेदार बना लो। यहीं से शुरू हुई मुगलों की वैवाहिक कूटनीति। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी हरकाबाई जोधाबाई से शादी की। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह एक मास्टर स्ट्रोक था। जैसे ही अकबर ने राजपूत राजकुमारी से शादी की, आधे राजपूत तो अपने आप मुगलों के रिश्तेदार बन गए। जो तलवारें मुगलों की गर्दन काटने के लिए उठती थीं, अब वही तलवारें मुगलों की रक्षा के लिए उठने लगीं। अकबर ने राजपूतों को अपनी ढाल बना लिया। मान सिंह जैसे योद्धा अब मुगलों के सेनापति थे। अकबर ने जजिया कर हटाया, हिंदुओं को ऊंचे पद दिए और सुलह ए कुल की नीति अपनाई। लोग कहने लगे, मुगल तो परदेसी थे, लेकिन अकबर तो अपना लगता है। बस यही वो सॉफ्ट पावर थी जिसने भारत को मानसिक रूप से गुलाम बना लिया। 1605 में अकबर की मौत के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर तख्त पर बैठा। इसे सल्तनत चलाने से ज्यादा शौक चित्रकला, शराब और अपनी पत्नी नूरजहां का था। शासन की असली चाबी नूरजहां के पल्लू में बंधी थी। जहांगीर खुद को बहुत बड़ा न्यायप्रिय मानता था। उसने आगरा के किले में सोने की जंजीर अदल लटकवाई थी। किसी को भी दिक्कत हो, घंटी बजाओ, बादशाह खुद आएंगे। लेकिन उसे खबर ही नहीं थी कि उसके साम्राज्य की नींव में दीमक लगनी शुरू हो गई है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस और बाद में सर थॉमस रो अंग्रेज उसके दरबार में आए। वे हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, हम तो बस छोटे मोटे व्यापारी हैं, थोड़ा मसाला बेचने दीजिए। जहांगीर को लगा कि ये गोरे लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे। उसने उन्हें व्यापार करने की इजाजत दे दी, सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन। यही वह गलती थी जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने दुकान खोलने की जगह दी, वो आगे चलकर पूरा मकान भारत ही हड़प लेगी। जहांगीर के बाद 1627 में गद्दी पर आया शाहजहां। इसे इंजीनियर बादशाह कहिए तो गलत नहीं होगा। इसके द्वार में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश दिख रहा था। उसने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, दिल्ली में लाल किला खड़ा किया और जामा मस्जिद बनवाई। उसने दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन तख्त ए ताउस मयूर सिंहासन बनवाया, जिसमें बेशकीमती कोहिनूर हीरा जड़ा था। ऊपर से सब कुछ गुड़ गुड़ लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इन इमारतों को बनाने में शाहजहां ने पानी की तरह पैसा बहाया। जब आगरा में ताजमहल बन रहा था, तब दक्कन दक्षिण भारत में भयानक अकाल पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे और बादशाह संगमरमर तराशने में व्यस्त थे। किसानों पर टैक्स का बोझ इतना बढ़ गया कि वे बर्बाद होने लगे। शाहजहां ने भारत को सुंदर तो बनाया, लेकिन अंदर से खोखला कर दिया। वह अपनी शान और शौकत में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका अपना ही बेटा उसके खून का प्यासा हो चुका है। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। शाहजहां चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह, जो अकबर जैसा उदार था, राजा बने, लेकिन उसका तीसरा बेटा औरंगजेब एक अलग ही मिट्टी का बना था। वह न संगीत सुनता था, न शराब पीता था। उसे सिर्फ एक नशा था, सत्ता और कट्टरता का। 1658 में औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतारा। दारा शिकोह का सिर काटकर तश्तरी में रखकर अपने बाप शाहजहां को गिफ्ट किया। बूढ़े शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया। वही शाहजहां जिसने दुनिया को ताजमहल दिया, अपने आखिरी 8 साल एक छोटी सी खिड़की से ताजमहल को देखते हुए और अपनी किस्मत पर रोते हुए बिताए। शाहजहां की कैद के साथ मुगलों का रोमांस और आर्किटेक्चर वाला दौर खत्म हो चुका था। अब दिल्ली के तख्त पर वो शख्स बैठा था जिसे इतिहास या तो जिंदा पीर कहता है या फिर क्रूर शासक। नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। अकबर ने जिन राजपूतों को गले लगाकर भारत को जीता था, औरंगजेब ने उन्हें धक्के मारकर खुद से दूर कर दिया। उसे लगा कि वह तलवार के जोर पर भारत के लोगों का धर्म और दिल दोनों बदल देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत की मिट्टी दबाव में दबती नहीं बल्कि बागी हो जाती है। औरंगजेब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी दक्षिण भारत जाने की जिद। उसे बीजापुर और गोलकुंडा जीतने का नशा था, लेकिन वहाँ सह्याद्री की पहाड़ियों में एक शेर उसका इंतजार कर रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के पास मुगलों जैसी लाखों की फौज नहीं थी, लेकिन उनके पास गोरिल्ला युद्ध की तकनीक थी। मारो और भाग जाओ, छिपो और फिर मारो। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था, लेकिन यही चूहा मुगलिया सल्तनत की नींव कुतर गया। औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्षिण भारत में ही फंसा रह गया। वह न तो शिवाजी को हरा पाया, न ही दक्षिण को पूरी तरह जीत पाया। इस चक्कर में उत्तर भारत, दिल्ली, आगरा में उसका कंट्रोल ढीला पड़ गया, खजाना खाली हो गया और सैनिक थककर चूर हो गए। इतिहासकार कहते हैं, स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद किया और दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगा दिया। बनारस का विश्वनाथ मंदिर हो या मथुरा का
केशवदेव मंदिर उसने तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका नतीजा जो राजपूत जैसे जसवंत सिंह और जय सिंह मुगलों की तलवार बनकर लड़ते थे, अब वे मुगलों के खिलाफ हो गए। पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। गुरु तेग बहादुर का शीश कटवाकर और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चुनवाकर औरंगजेब ने सोचा कि उसने डर कायम कर दिया, लेकिन असल में उसने खालसा को जन्म दे दिया था, जिसने आगे चलकर मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मौत हो गई। वह मरते वक्त अपने हाथ में तस्बीह माला लिए अपनी गुनाहों की माफी मांग रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मरते ही मुगलों में वही पुराना खेल शुरू हो गया, गद्दी के लिए मारकाट। लेकिन इस बार गद्दी पर बैठने वाले शेर नहीं बल्कि गीदड़ थे। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ये सब नाम मात्र के बादशाह थे। किसी को शराब का शौक था तो किसी को दरबारियों के इशारों पर नाचने का। सबसे मशहूर नमूना था मोहम्मद शाह रंगीला। भाई साहब को कथक देखने और शराब पीने से फुर्सत ही नहीं थी। उसे खबर दी जाती कि दुश्मन हमला करने वाला है तो वह कहता, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है, बाद में देखेंगे। जब घर का मालिक कमजोर हो तो चोर दरवाजे नहीं खटखटाते, सीधे अंदर घुस जाते हैं। 1739 में ईरान का लुटेरा नादिर शाह भारत आया। उसे पता था कि दिल्ली का बादशाह रंगीला 1 नंबर का डरपोक है। करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगलों को सिर्फ 3 घंटे में हरा दिया। 3 घंटे, जितनी देर में आज हम एक फिल्म देखते हैं उतनी देर में मुगल फौज सरेंडर कर चुकी थी। नादिर शाह दिल्ली में घुसा। उसने 57 दिनों तक दिल्ली को लूटा, कत्लेआम मचा दिया। जाते जाते वह अपने साथ शाहजहां का बनवाया हुआ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। मुगलों की इज्जत, दौलत और ताकत सब कुछ लुट चुका था। अब बादशाह सिर्फ लाल किले का कैदी बनकर रह गया था। मुगलों की कमजोरी का असली फायदा उठाया उन व्यापारियों ने जो तराजू लेकर आए थे, लेकिन अब तलवार उठा चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज। उन्होंने देखा कि भारत के राजा आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने एक एक करके सबको हराया। प्लासी 1757, बक्सर 1764 और दिल्ली के असली मालिक बन बैठे। मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के पेंशनर थे। कहानी का अंत होता है 1857 की क्रांति के साथ। मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, 82 साल का एक बूढ़ा शायर। विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता चुना, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। जफर के सामने उनके बेटों का सिर काटकर तश्तरी में सजाकर गिफ्ट के तौर पर पेश किया गया। वही खेल जो कभी औरंगजेब ने अपने भाई के साथ खेला था, आज नियति मुगलों के साथ खेल रही थी। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और रंगून, म्यांमार भेज दिया गया। वहाँ कैद में अपनी ही सरजमीन से दूर एक टूटी हुई चारपाई पर लेटे हुए जफर ने अपनी आखिरी गजल लिखी थी। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। 1862 में उनकी मौत के साथ ही बाबर द्वारा 1526 में जलाया गया मुगलों का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। तो दोस्तों, यह थी मुगलों की कहानी। बाबर की तोपों से शुरू हुई यह दास्तान अकबर की नीतियों से परवान चढ़ी, शाहजहां की शान में चमकी, लेकिन औरंगजेब की कट्टरता और बाद के बादशाहों की अय्याशी में डूब गई। इतिहास गवाह है, भारत को बाहरी ताकतें कभी नहीं हरा पाईं। बाबर भी दौलत खान लोदी के बुलावे पर आया था और अंग्रेज भी मीर जाफर जैसे गद्दारों की मदद से जीते। मुगलों ने 300 साल राज किया, लेकिन जब उन्होंने भारत को अपना समझना छोड़ा और लूटने या बदलने की कोशिश की तो भारत ने उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। सोने की चिड़िया आज भी वही है, बस पिंजरे बदल जाते हैं। कल मुगल थे, फिर अंग्रेज आए और आज खैर, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।